हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। तो आज हम 13 नवंबर 2025 थर्सडे की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को हम कवर करने वाले हैं। हालांकि इसमें हमारी जो एक दो न्यूज ऐसी हैं जो हमने कल के न्यूज़पेपर में थोड़ी कवर नहीं हो पाई थी किसी वजह से, तो आज हम उसको अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपके लिए आज एक और हम नई चीज लेकर आए हैं, यानी कि आज हम आपके लिए क्विज लेकर आए हैं। द हिंदू की जितनी भी लास्ट वीक में या फिर कुछ 2-4 दिनों में हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज कवर की है, उनमें से ही ये क्विज है। और आपको ये क्विज लगाकर जरूर देखना चाहिए कि आखिर कैसे क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, या फिर आपको कुछ याद है या नहीं जो आपने पिछले 2-4 दिनों में समझा द हिंदू के न्यूज एनालिसिस में। तो इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं हमेशा ही पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इसके साथ ही साइंस एंड टेक, और उसके साथ इन्वायरमेंट, और एक सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी भी हमारा मेजर सब्जेक्ट है। तो किसी भी एग्जाम में ये जो हमारे होते हैं सब्जेक्ट, 5-6 सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें से जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि हर बार ऐसा ही होता है। अब हमारे सेशन को न्यूज को शुरू करने से पहले हमने कल आपको दिया था एक क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? FAO की 2025 की जो रिपोर्ट थी, एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स, तो ये एक पूरी रिपोर्ट है। उसके अनुसार मानव प्रेरित भूमि क्षरण से वैश्विक फसल भूमि का कितना प्रतिशत प्रभावित है पूरे विश्व में? इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है 20%, यानी कि सी ऑप्शन है सही है। 20% जो है वो पूरा प्रभावित है। इसके साथ हमारी जो न्यूज है उनको शुरू करते हैं। तो हमारी जो न्यूज आ रही है, सबसे पहले न्यूज है कि कोल प्रोडक्शन स्लिप्स 8.5% इन अक्टूबर फॉलोइंग प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून्स, यानी कि एक तरह से जो कोल प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो चुका है, डाउन हुआ है। इसके कारण क्या है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में कमी आई है लंबे मॉनसून की कारण। अक्टूबर में ये कमी देखी गई है। हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। तो भारत में अक्टूबर 2025 के दौरान कोयला उत्पादन में सालाना आधार पर, यानी कि हर साल में 8.5% की कमी दर्ज की गई है। जो काफी लंबे समय तक जो मानसून रहा, उससे बिजली की मांग में कमी हुई, तो उससे ये कोयला जो हमारा कोयला उत्पादन है वो काफी प्रभावित हुआ। कुल उत्पादन 77.43 मिलियन टन रहा था, जो कि निर्धारित लक्ष्य से नीचे था, यानी कि 79.59 जो हमारा एक टारगेट था उससे थोड़ा कम था। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, यानी कि पूर्व पोसोको, POSOCO, ठीक है, ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी सभी स्रोत हैं उनसे बिजली उत्पादन में सालाना आधार पर 5.95%, और सितंबर 2025 की अगर हम बात करें तो 8.93% इसमें कम हुआ है उत्पादन। अब इसके मुख्य कारण क्या रहे हैं? तो एक तो हमने अभी बात की, लंबा मानसून रहा है, भारी वर्षा के कारण जो खनन कार्य है वो काफी बाधित हुए रहे, खास करके सितंबर अक्टूबर के मंथ में। इससे खदानों में जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी और जो संचालन काफी प्रभावित हुआ था। इसके साथ मांग में कमी हुई। मानसून के बाद औद्योगिक गतिविधियां धीमी पड़ गई। इसके साथ ही त्योहारों का सीजन रहा। हमने अभी देखा बहुत सारे फेस्टिवल्स आए भारत में। कारखानों का उत्पादन कम हुआ, जिससे बिजली की खपत कम हुई, जो कि कोयला उत्पादन को सीधे प्रभावित करती है। यानी कि जितनी बिजली की खपत कम होगी उतना ही हमारा जो कोयला उत्पादन है उसमें गिरावट देखी जाएगी। इसके साथ ही जो कोयला इंडिया लिमिटेड है, CIL, उसका क्या योगदान रहा है कोयले के क्षेत्र में, जो कि कुल उत्पादन का 73% हिस्सा अपने पास रखता है। और अक्टूबर में 56.38 MT कोयला उत्पादित किया गया, जो कि पूरे साल के आधार पर 9.75 अप्रोक्सीमेटली हम 10% ले लेते हैं। पूरे साल से ये 10% कम है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2025 के समय के दौरान CIL, यानी कि कोयला इंडिया लिमिटेड जो है, संचयी उत्पादन 4.5% कम गया, और जो वितरण था यानी कि ऑफ टेक इसका 2.4% कम हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ कारणों से पता चलता है कि ये कैसे कोयला उत्पादन कम हो रहा है भारत में। अब देखिए, कोयला इंडिया जो लिमिटेड है, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, तो ये क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी कोयले का उत्पादन करने की एक कंपनी है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, यानी कि PSU है।
इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक कंपनी है। भारत की कुल कोयला उत्पादन का लगभग 82% हिस्सा जो है ये CIL कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा संभाला जाता है। कंपनी का जो मुख्यालय अगर हम देखें तो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है, और यह जो है कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करती है। CIL एक जो है महारत्न कंपनी है। तो इसमें जो कंपनियां वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक महारत्न है जो कि पूरे खनन और कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इस कंपनी के इतिहास को हम थोड़ा जान लेते हैं। CIL की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को कोल साइंस अथॉरिटी लिमिटेड CMAL के रूप में की गई थी, जो कि कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद बनी थी। यानी कि कोयले का जो पूरा सेक्टर था उसका नेशनलाइजेशन किया गया था। यानी कि जो हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कुछ बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी तरह कोयला क्षेत्र का भी हुआ था। 1971 में भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की 214 कोकिंग कोल खदानें और इसके साथ ही 12 कोक ओवन की राष्ट्रीयकृत किया था। इसका विकास कैसे हुआ CIL का? तो 1972 में भारत जो कोकिंग कोल लिमिटेड की स्थापना की गई और 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड को गठित किया, जिसमें CMAL की 4 डिवीजन यानी कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स, इसके साथ ही वेस्टर्न कोल फील्ड्स, सेंट्रल और साउथर्न, यानी कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल और साउथर्न को शामिल किया गया। और बाद में नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, महानदी कोल फील्ड्स जैसी सहायक कंपनियां और भी छोटी छोटी कंपनियों को जोड़ा गया। तो इसी तरह इस पूरी एक बड़ी कंपनी का विकास होता है। 1974 की जो फ्यूल पॉलिसी है उसके तहत CIL ने दनकुनी में भारत में पहला जो कि टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्लांट बनाया। 2010 में NSE और BSE के द्वारा लिस्टिंग की गई थी। इसके साथ ही जो संगठनात्मक रचना किया है CIL की, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय जो है अगर हम देखें तो कोलकाता में है। सहायक कंपनियां इसके पास 7 जो है उत्पादक इकाइयां हैं, यानी कि जहां पर सब्सिडरीज, यानी कि जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है उसमें 7 है। अभी हमने पहले देखा भी था, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न कोल फील्ड्स, सेंट्रल, नॉर्दर्न, साउथ ईस्टर्न एंड महानदी। तो संयुक्त उद्यम जो किया जा रहा है CIL, NTPC ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड और अन्य जैसे कि कोल गैसिफिकेशन, कोल बेड मीथेन, इन सभी का द्वारा ये एक तरह से पूरा इनको कोलैब करके ये कंपनी जो है ये एक तरह से इनका विकास हो रहा है। इसमें कर्मचारी करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए CIL के जो उत्पाद और सेवाएं क्या हैं, तो इसमें अगर हम देखें मुख्य उत्पाद क्या है, कोयला है, जो काला कोयला, ब्राउन कोयला, इसके साथ ही कोकिंग कोल, थर्मल कोल। कंपनी कोयला खनन, वाष्प संचालन, परिवहन पर पूरी तरह से फोकस करती है। इसके साथ ही जो उपभोक्ता है मुख्य रूप से पावर सेक्टर है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स और स्टील उद्योग ये पूरा उपभोग करने वाला सेक्टर है, यानी कि जो कंज्यूम करता है कोयले को। कोयला गैसीकरण यानी गैसिफिकेशन, मीथेन गैस का उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण जो परियोजनाएं हैं, तो ये इसकी प्रमुख सेवाएं हैं। इसके साथ ही इसका उत्पादन कितना होता है और इसके बिक्री के पूरा डेटा क्या है। तो Q1 में जो फाइनेंशियल ईयर 2025 जो रहा है हमारा अप्रैल से लेकर जून तक, तो उत्पादन 189.3 MT हुआ, यानी कि 8% की वृद्धि हुई है। और पिट हेड इन्वेंट्री में 40% से अधिक हुआ है। अक्टूबर 2025 में फिर जो उत्पादन है उसमें गिरावट देखी गई मानसून के कारण, और उसी की हम ये जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। और ऑफ टेक यानी कि और अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2025 में 2.4% कम हो गया है। इसके साथ ही परियोजनाएं जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत 17 नई परियोजनाएं जो हैं उनके टेंडर जारी कर दिए गए और कुल 35 FMC प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लागू किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही भविष्य की क्या क्या योजनाएं रहती हैं इसके चलते, तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसका एक तरह से अगर हम पहले लक्ष्य की बात करें कि उसका लक्ष्य क्या है। आप देखिए किसी भी चीज के लिए या फिर किसी भी काम के लिए उसका एक लक्ष्य होना काफी जरूरी होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर लक्ष्य ही ना होगा तो फिर क्या होगा, कोई भी ऐसा मतलब टारगेट नहीं हो पाएगा। टारगेट नहीं होगा तो हम अपने एक तरह से उतना काम कर नहीं पाएंगे जितना हमको करना चाहिए।
इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर में 875 एमटी उत्पादन था, और स्टॉक जो है पिछले वर्ष से अधिक रखना था, यानी कि हमारे पास स्टॉक बचाओ, यानी कि इतना हम उत्पादन अगर किया है उसमें हमने 400 अगर यूज कर भी लिया तो 400 हमारे पास जो है स्टॉक होना चाहिए। इसमें नई पहल क्या थी, 1 अगस्त 2025 से लिंकेज कोयला पर आधारित थर्मल प्लांट्स के द्वारा अनरिक्वेजिनाइजेशन सरप्लस जो है पावर की एक्सचेंज में बिक्री की अनुमति दी गई। शक्ति योजना एक स्थापित की गई थी, उसके तहत कोयला लिंकेज ऑपरेशन किए गए थे। इसके साथ ही शेयर मूल्य लक्ष्य रखा गया, और भर्ती यानी कि मैनेजमेंट जो ट्रेनी थे उनके लिए कुछ लोगों की भर्ती की गई थी ताकि इसको अच्छे से चलाया जा सके। तो ये था हमारी फर्स्ट न्यूज। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। तो हमारा ये जो एडिटोरियल है ये डेली ब्लास्ट पर आ रहा है। आपने जैसे कि अभी सुना ही होगा हाल ही में कि भारत में जो हमारी जो एनसीआर है, यानी कि जो हमारी कैपिटल है भारत की, तो उसमें अभी डेली ब्लास्ट, दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है। तो अब उस विस्फोट का कारण क्या था, तो इन सबको हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए ये जो अगर हम घटना की बात करें कि ब्लास्ट वाली घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, तो स्थान इसका क्या था, लाल किला मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास शाम को हुआ था, करीब 6:42 पर। टाइम याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इसको एक तरह से समझ लीजिए। कार बिल्कुल धीमी गति से रुकी थी जब हाई इंटेंसिटी विस्फोट हुआ था, और जिसके आसपास की 6 गाड़ियां, 3 ऑटो रिक्शा भी इसमें आग की लपेट में आ गए थे। इसके अलावा यहाँ पर ज्यादातर आम नागरिक थे, वहां पर कामकाज करने वाले लोग, पर्यटक थे, तो उनको काफी नुकसान होने के चांसेस भी दिख रहे थे। इसके साथ ही जांच जब की गई, दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमला इसको माना कि आतंकवादियों के द्वारा ये सब किया गया। तो इस पर यूएपीए और जो एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज किए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया मामला जो है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो पुलवामा अटैक है या फिर ऐसा कुछ जो आतंकवादी हमला है वो भारत पर फिर से किया गया है। अब इसकी जांच चल रही है। हालांकि आतंकवाद की जड़ें अगर हम देखें तो एडिटोरियल में ये चीज मेंशन की गई है कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें हालिया वहां पर जब छापेमारी की गई, उसके साथ ही वहां पर जो संदिग्ध है उन पर दबाव का कारण बना। इसके साथ यानी कि जो जिन लोगों पर शक था उनको एक बार अपने घेरे में ले लिया गया है, उनसे जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि अभी और जांच चलेगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी एक संगठन पर या फिर किसी एक व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगाना पूरी तरह से बेबुनियाद है। जांच के बाद ही पूरा ये मामला सामने आ जाएगा आखिर क्या हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या चल रही है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भूटान दौरे के दौरान ये कहा है कि जो भी षड्यंत्रकारी इन ब्लास्ट के पीछे उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए ये तो थोड़ी होगी बेसिक सी बातें कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अब अगर हम देखें तो इसमें सरकार का रोल क्या है या फिर क्या अभी देखिए क्या ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि भारत में लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। कोई कहीं भी किधर भी आकर कोई भी ब्लास्ट कर रहा है, कोई कहीं पर भी एक तरह से गन चला रहा है या फिर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के क्या फर्ज बनते हैं, क्या नागरिकों को अब अपने ही देश में डर डर कर रहना चाहिए? तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसमें जो है एक प्रभावी जवाबी रणनीति की डिमांड की जाती है। एक तरह से जो जवाब है वो पूरा एक रणनीति के तहत मांगा जाए। तो जो सुरक्षा मजबूती उसको और ज्यादा मजबूती दी जाए, जैसे कि एजेंसियों को संसाधन एनआईओ को दी जानी चाहिए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज विस्फोट के जो स्टीक क्षण है उसको कैद कर चुकी है। यानी कि एक तरह से सीसीटीवी फुटेज वगैरह में सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन फिर भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनके द्वारा भी ये जांच करनी जरूरी है। इसके साथ ही सामाजिक सद्भाव भी होता है कि आतंकवाद जो है अक्सर धार्मिक या क्षेत्रीय विभाजन पर पनपता है। यानी कि या फिर लोगों के मन में धर्म के प्रति एक तरह से नफरत होती है या फिर क्षेत्र के प्रति, तो उससे वो आतंकवाद का रूप धारण कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर हम भारत में सुरक्षा के प्रावधान देखें कि भारत में अभी तक कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं सुरक्षा के, उसको एक नजर में देख लेते हैं। भारत में सुरक्षा के प्रावधान जो सिक्योरिटी प्रोविजंस, इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है, जिसमें हम पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी आ जाती है, इसमें आंतरिक सुरक्षा भी आ जाती है, व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि एक व्यक्ति की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा,
खाद्य सुरक्षा यानी कि खाना यानी कि भोजन खाने की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, ये सभी क्षेत्र शामिल है। यानी कि बहुत बड़ा इसका एक दायरा बहुत बड़ा फैला हुआ है हमारा जो सुरक्षा क्षेत्र का। ये जो प्रावधान है संविधान, कानून, नीति, संस्थागत ढांचे के माध्यम से इनको सुनिश्चित किया जाता है। तो जो गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनका जो है उनमें इस चीज का मुख्य समन्वय, यानी कि अगर हम मुख्य कार्य की बात करें तो जो हमारी होम मिनिस्ट्री है यानी कि गृह मंत्रालय, उनके द्वारा ये सारे काम जो है सुरक्षा उनके हाथ में है, उनके द्वारा संभाले जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है NSA 1980 केंद्र और राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या फिर जरूरत पड़ने पर जो अब खतरा होता है उसमें डालने पर निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार है। यानी कि उसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। अधिकतम 12 महीने की हिरासत में उसको रख सकते हैं बिना किसी मुकदमे के। और 1950 के निवारक निरोध अधिकार अधिनियम का ये एक विस्तार है। इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या कहती है, आंतरिक और बाहरी चुनौतियां जिसमें आतंकवाद, सीमा विवाद, इनसे निपटने के लिए नीतियों की बात करता है। गृह मंत्रालय के तहत साइबर सूचना सुरक्षा प्रभाग कार्य करता है। संघर्ष क्षेत्रों के लिए विशेष कानून जैसे कि जम्मू कश्मीर में AFSPA जो क्षेत्र है, इसके साथ 1958 को ये जो एक्ट आया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये सशस्त्र बलों को कुछ खास शक्तियां देता है जिससे वो बॉर्डर पर या फिर जो भी फोर्सेज हैं जहां पर भी उनकी तैनाती है वहां के नागरिकों की रक्षा कर पाए, अपने खुद को सुरक्षित रख पाए। तो ये उनको कुछ शक्तियां दी जाती है। इसमें कुछ खुफिया एजेंसियां भी है, IB है, इसमें क्या है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन खतरों की निगरानी करती है। इसके साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा के क्या क्या प्रावधान है, SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कुछ बनाए जाते हैं, जो सिर्फ बड़े बड़े जो हमारे नेता होते हैं, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या फिर उनकी फैमिली को दिए जाते हैं। Z+ सिक्योरिटी भी जो है काफी हाई लेवल के लोगों को मिलती है, जो बहुत ज्यादा VIP होते हैं, VVIP जो होते हैं उनको दी जाती है Z+ सिक्योरिटी। Z सिक्योरिटी जो है ये NSG कमांडो यहाँ पर होते हैं, नेता और जो पूर्व अधिकारी उनको मिलती है। इसके साथ ही Y+ सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, Y सिक्योरिटी जो है वो भी 8 से 10 उसमें सुरक्षा कर्मी रहते हैं। और X श्रेणी जो है वहां पर कम से कम 2 बॉडीगार्ड रहते हैं। राष्ट्रपति को ये PBG प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड है उसकी सुरक्षा दी जाती है X श्रेणी से। और आवेदन जो है निकटतम पुलिस स्टेशन से शुरू होते हैं। आवेदन यानी कि अगर आपने इस सिक्योरिटी के लिए शामिल होना चाहते हैं तो आप जो अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जो एक और प्रकार की सुरक्षा होती है भारत में, वो है आज के समय पर काफी ज्यादा है साइबर सुरक्षा। आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि AI का युग है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और AI के आने से हमारा जो भारत का या फिर अगर हम विश्व की बात करें, कोई भी व्यक्ति जो उसकी प्राइवेसी अब नहीं रह चुकी है। यानी कि उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज जो डेटा पूरा AI के माध्यम से पूरा जो है एक तरह से कंट्रोल हो चुका है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 आता है। 2008 को संशोधन हुआ था। इसमें साइबर अपराध जिसमें डाटा हैक करना, डाटा चोरी करना या फिर साइबर आतंकवाद, इनको ये डिफाइन करता है। धारा 66F यानी कि साइबर आतंकवाद पर 5 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास। धारा 69 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निगरानी अवरोधन की शक्ति देता है। इसके साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा जो है संरक्षण अधिनियम 2023, डेटा जो है उसके सुरक्षित रखना ये अनिवार्य है। यानी कि उल्लंघन होने पर 4% जो पूरे विश्व में टर्नओवर है वो जुर्माना लगेगा। और 2025 में ये नियम अभी लागू किए जा रहे हैं। SPDI नियम जो 2011 में बनाया गया था साइबर सुरक्षा को लेकर, हमारा जो भी संवेदनशील डाटा होता है जिसमें स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा, तो इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है वो तय किए जाते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय नियम क्या है, RBI बैंकिंग के लिए भी है कुछ नियम, सेबी शेयर मार्केट, ट्राई टेलीकॉम के
दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है, साइबर सुरक्षा नीति 2013 की, वो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है कि किस प्रकार से हम जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा पूरा डेटा उसको चुरा लेना, तो ये सब क्या है, साइबर क्राइम में आता है। खाद्य सुरक्षा के भी कुछ प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 में आया था। 67% आबादी को सतत अनाज सस्ता अनाज सुनिश्चित करना अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, PDS जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है, लीकेज रोकने के लिए आधार लिंक्ड किया जा रहा है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग ना ले पाए, इसी वजह से आधार को इसके साथ KYC करके फिर ये दिया जाता है। फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। इसमें चुनौतियां क्या, जलवायु में परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आती रहती हैं। इसके अलावा महिलाओं और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा है और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रावधान क्या क्या है भारत के संविधान में या फिर भारत में, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया 2013 में, निर्भया कानून के नाम से जिसको जाना जाता है। दंड विधि संशोधन अधिनियम, यानी कि बलात्कार पर जो रेप होता है उस पर कठोर दंड, पोक्सो एक्ट। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 271 से 73, यानी कि संक्रमण फैलाने पर उसको दंड दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा महामारी अधिनियम 1897 में संशोधित किया और दिशा यानी कि ड्राफ्ट स्वास्थ्य डेटा संरक्षण किया गया था। इसके साथ ही हमारे जो थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज क्या आ रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर ये न्यूज आई है। अब देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कहा है। अब देखिए जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल क्या युग चल रहा है, AI का युग है, सभी को पता है। AI से जनरेटेड आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कुछ फेक भी रहती है ना, मतलब मोस्टली AI की सभी वीडियो जो होती है वो हमेशा फेक होती है। तो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने वार्न किया है कि जो भी फेक टाइगर वीडियोस है उनको सर्कुलेट ना किया जाए। तो अब देखिए ये था क्या, पूरा मामला क्या था। तो इसमें जो है क्या हुआ क्या था, तो जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला था उससे कुछ वहां के वायरल वीडियो हुई हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पूरे देश में एक तरह से हलचल मचा दी है। यानी कि वीडियो में क्या था कि बाघों के द्वारा इंसानों पर हमला या फिर असामान्य व्यवहार किया गया, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने साफ साफ इसको मना कर दिया कि ये वीडियो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया। विभाग ने ऐसे वीडियो बनाने, उसको शेयर करने या फिर असली बताने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी है। इसके साथ ही हुआ क्या था, यानी कि क्या हुआ था इसमें पूरी वीडियो में, तो एक व्यक्ति था, उसके हाथ में शराब की बोतल थी और जंगल में चल रहा था, अचानक बाघ उस पर अटैक कर देता है। ये वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व या फिर चंद्रपुर क्षेत्र से जोड़ा गया था, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इसको वेरीफाई किया कि ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर रियलिटी में नहीं हुई है। फिर दूसरी वीडियो भी वायरल होती है कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा और बाघ उसे घसीट कर ले जाता है, और ये चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी जो क्षेत्र है वहां से वायरल हुआ, लेकिन ये भी पूरी तरह से AI से बनाया गया। ये जो वीडियो काफी बार देखे गए, बहुत शेयर किए गए, जिससे लोगों में काफी ज्यादा दहशत फैल चुकी। वहां के जो लोग हैं तो उन्होंने कहा है कि ये जो बाघ ऐसा करे तो उनको अपने घर में भी खतरा महसूस हो रहा है। वन विभाग की क्या प्रतिक्रिया है, वहां के जो कुछ अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि वीडियो पूरी तरह से फेक है। वीडियो अपलोड करने वाले इंस्टाग्राम यूजर को नोटिस भी भेज दिया गया है। पुलिस के साथ मिलकर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है जिन व्यक्तियों ने इस फेक वीडियो को यहाँ पर फैलाया था। इससे क्या होता है ना कि मनुष्य और जानवरों के बीच जो समन्वय होता है ना वो कम होता है, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो जानवरों से डरना शुरू कर देते हैं, उनके प्रति मतलब उनमें के मन में जानवर के प्रति नफरत हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए ऐसा। तो इसी तरह तो लोगों से जो है वन विभाग ने ये कहा है कि बिना किसी वेरिफिकेशन के ऐसे वीडियो को कभी भी कहीं भी शेयर मत करिएगा। अब देखिए बाघों के जो हमले हैं उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा कुछ मामला आ भी जाता है। तो जो महाराष्ट्र हम देखते हैं, महाराष्ट्र का एरिया है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़ जो है, उसके साथ ही देखते हैं हम झारखंड है। तो ये सब बाघ वाले क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर बाघ ज्यादा रहते हैं। तो जो बाघ मानव यानी कि बाघ संघर्ष, ह्यूमन टाइगर जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कम करने के लिए कुछ वन के विभाग होते हैं, जो ग्रामीण समुदाय होते हैं कुछ,
इसके साथ ही कुछ सरकार, इन सभी के जो प्रयास है वो संयुक्त रूप से होने चाहिए, यानी कि किसी एक के द्वारा अगर कोई प्रयास किए जाते हैं, दूसरा उसको लागू नहीं करता, तो ये बिल्कुल भी सही तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामीणों और व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं बाघों से सुरक्षित रहने के लिए। अकेले आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए ना, यानी कि अगर आप कहीं बाघ को देखते हैं या फिर आपको लगता है कि बाघ आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको शोर मचाएं। रात में जंगल जाने से बचें, आसपास के एरिया में शराब पीकर बिल्कुल भी जंगल में मत जाइए। बच्चों को अकेले ना छोड़े, मवेशियों को भी सुरक्षित रखें। इसके साथ ही वन विभाग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 1926 जो है महाराष्ट्र में, तो इस नंबर पर भी आप कॉल करके बता सकते हैं। इसके बाद जो आता है समुदाय, यानी कि समुदाय क्या इसमें योगदान दे सकता है, तो जो है टाइगर पेट्रोल टीम बनाई जा सकती है। यानी कि आपने देखा होगा पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये वो वाला पेट्रोल नहीं है, ये एक तरह से ग्रुप होता है, तो पेट्रोलिंग टीम होती है, वो बनाकर पूरा एक तरह से निगरानी रखी जा सकती है। सोलर फेसिंग की जाए, यानी कि खेत गांव के चारों तरफ ऊंची ऊंची बिजली की तार लगा दी जाए। इसके साथ ही जो है इसके साथ ही बिजली की रोशनी, मधुमक्खी की जो पेटी है, बी बॉक्स फेंसिंग हो जानी चाहिए और जागरूकता अभियान भी चलाए जाए। अब वन विभाग या फिर सरकारी स्तर पर क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसमें जो है बाघों को रेडियो कॉलर ट्रैकिंग के जरिए ट्रैक किया जा सकता है, जीपीएस के जरिए। इसके साथ ही प्रीडेटर प्रूफ जो है बाड़े, प्रीडेटर जो प्रूफ बाड़े है, मवेशियों के लिए मजबूत लोहे का एक बड़ा सा बाड़ा बनाकर वहां पर रखा जा सकता है। जल स्रोतों का प्रबंधन होना चाहिए। बाघों का स्थानांतरण, यानी कि बार बार जो बाघ हमला करते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए चिड़ियाघर में एक तरह से रिजर्वेशन, उनको एक तरह से रिजर्व एरिया दिया जाना चाहिए। तो अब देखिए ये सब था, यानी कि बाघों के बारे में उनकी जो भी रोकथाम थी या फिर उनकी जो भी फेक वीडियोस चल रही हैं। तो इसमें हमने जो इस न्यूज से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हाल ही की जो फर्जी खबर आई है वीडियो की घटना, उससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये वीडियो एआई के द्वारा निर्मित है और पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़े थे। वन विभाग ने आईटी एक्ट 2000 के तहत एफआईआर दर्ज की है। घटना ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिया है और वास्तविक हमले के बाद अफवाहें तेज हुई हैं। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि उन्होंने सही नहीं पूछा था, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि पर्यटन को कम किया है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973, इसके तहत स्थापित टाइगर रिजर्व में कोर जोन में मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा मानव बाघ संघर्ष को कम करने के लिए एम स्ट्रिप्स ऐप का यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो अब चलते हैं हमारे क्विज की तरफ। तो हमने जो आपको बताया था कि आपके लिए एक नई चीज है, तो ये बिल्कुल ही नहीं है, आपके लिए हम लोग आज क्विज लेकर आए हैं। तो आप क्विज लगाकर देखिएगा कितना आपको याद है। पहला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्वतीय कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस देश ने सागर माथा संवाद का शुभारंभ किया, यानी कि कौन से देश ने सागर माथा जो योजना उसको शुरू किया। ऑप्शन है नेपाल, भारत, म्यांमार और भूटान। तो नेपाल इसका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बोधिसत्व राजा कहा जाता है। जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, भूरीबोल अतुल्य तेज, जिग्मे सिंगे वांगचुक, वाजिरा लोंगकोर्नो राम। तो इनमें से किसको बोधिसत्व का राजा कहा जाता है, तो इसमें है सिंगे वांगचुक, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमने बहुत अच्छे से एडिटोरियल किया था 2 दिन पहले ही, उसमें ये वांगचुक की जो मतलब उनके एक तरह से बर्थ मनाया जा रहा था उसके बारे में, बर्थडे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूडान के दारफुर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का उदय अब वर्चस्ववादी मिलेशिया से हुआ है। कौन से मिलेशिया से, इसमें ऑप्शन है जंजावीद, कताइब हिजबुल्ला, इस्लामी मंडली, लिखा फातिमयून। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि जंजावीद जो है उनके उदय से हुआ है। सूडान में दारफुर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का जो उदय हुआ इसके कारण, जंजावीद के कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्र में राष्ट्रीय चुनावों से बड़ी विवादास्पद मुहासासा प्रणाली है जहां पर जीतने वाले गठबंधन के लिए 1000 पद आरक्षित किए गए हैं। इजराइल, लेबनान या फिर इराक और ईरान। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि इराक में ये सब कुछ किया जा रहा है, यानी कि वहां पर आरक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 में आवारा कुत्तों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्धारित की गई थी? पहले पकड़ना, नसबंदी करना, टीका लगाना, वापस करना, या फिर पकड़ना फिर नसबंदी करना, टीका लगाना और उसको स्थानांतरित यानी कि बदल देना, या फिर जाल बिछाना, टीकाकरण, नसबंदी, गोद लेना, टीकाकरण, नसबंदी, पुनर्वास और वापसी, यानी कि सही क्रम आपने बताना है। तो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 में जो आवारा कुत्ते उनके लिए ये नीति पहली बार निर्धारित की कि सबसे पहले उसको पकड़ें, फिर उसकी नसबंदी करें, फिर उसको टीका लगाएं और फिर उसके बाद उसको वापस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1975 में किस अफ्रीकी देश को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? अंगोला, स्वाजीलैंड, अल्जीरिया, लीबिया। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि अंगोला को पुर्तगाली से स्वतंत्रता मिली थी। इसके साथ ही हमारा द हिंदू का सेशन कंप्लीट होता है, लेकिन आपके लिए ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कार्यवाही करने का और विशेष प्रावधान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19(2). तो इसमें आपने क्या करना है, हमें जो है सही आंसर जो आपको लगता है कि इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है यानी कि करेक्ट ऑप्शन, उसको आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ ही आप हमारी जो एक यूपीएससी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। और इसके साथ ही हमने एक सी सेट की सीरीज भी शुरू की है जो कि बिल्कुल ही बेसिक से यानी कि 0 से शुरू होकर ये बिल्कुल एडवांस तक चलेगा ये पूरा सी सेट मैथ्स। तो अगर आप सी सेट में कमजोर है या फिर आप 2026 एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारे इस सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये द हिंदू का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। इसके साथ जो भी और इम्पोर्टेंट आज की इम्पोर्टेंट न्यूज रहेंगे उनको हम कल के न्यूज़पेपर में साथ में कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।